Hello. So today we will focus on relational model. So relational model database is defined as a database that allows you to group its data items into one or more independent tables. तो relational मॉडल जो होता है उसमें डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं. जैसा कि हमें पता है डेटाबेस क्या है. डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. जो डेटा आपस में रिलेटेड होता है उसे हम एक जगह अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं. तो रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स का यूज़ करते हैं. जैसे हमने एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाया तो उसमें हमारा जो डेटा होगा वो टेबल्स के फॉर्म में होगा. अब टेबल ज़रूरी नहीं है हम एक टेबल में ही सारा डेटा स्टोर रखें. हमारी टेबल्स आपस में रिलेटेड हो सकती हैं. जैसे कि एक टेबल में हमने स्टूडेंट के लिए एक टेबल बना ली, उसमें हमने स्टूडेंट का डेटा रख लिया. एक हमने कोर्स के लिए टेबल बना ली. ठीक है, मतलब कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं. अब हमें अगर ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में रजिस्टर किया हुआ है तो हमें स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो कोर्स टेबल में रखना पड़ेगा. मतलब एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए दो टेबल्स में, जिससे हम उनको आपस में रिलेट कर सकें. तो यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, that can be related to one another by using fields common to each related table. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या हैं. तो बेसिकली रिलेशनल मॉडल में डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में होगा. टेबल का नाम जो है, जब भी हम बोलेंगे रिलेशन तो रिलेशन एक टेबल को डिनोट करेगा. ठीक है, रिलेशन मीन्स टेबल. कॉलम, जो टेबल में हमें पता है रो होती है और कॉलम होते हैं. तो जो कॉलम होंगे वो एट्रीब्यूट्स होंगे या फील्ड्स होंगे किसी रिलेशन के. जैसे एक स्टूडेंट रिलेशन है. ठीक है, तो स्टूडेंट की क्या क्या फील्ड्स होंगी. स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ना स्टूडेंट से संबंधित जो भी जानकारी होंगी, जो फील्ड्स होंगी वो हम टेबल के कॉलम में स्टोर करेंगे. और रो में क्या आएगा, रो में हमारा एक्चुअल डेटा आएगा. ठीक है, रो में हमारा एक्चुअल डेटा आएगा. ईच एट्रीब्यूट हैज़ सम वैल्यूज़ डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन रोज ऑफ टेबल. जैसे कि स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है नेम, रोल नंबर. तो नेम की जो वैल्यू होगी, जैसे नेम हो गया राम, रोल नंबर हो गया 1 to 1. तो ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, रोज़ में, टेबल की रोज़ में. जो रो होगी टेबल की उसे हम क्या बोलेंगे, टपल भी बोल सकते हैं. तो जब भी रो की बात होगी उसका मतलब होगा टपल. इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रोज ऑफ टेबल. डोमेन, डोमेन का क्या मतलब है, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट. अब जैसे कोई एट्रीब्यूट है रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या लेगा, इंटीजर वैल्यूज़ लेगा. तो रोल नंबर का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, इंटीजर. तो डोमेन का मतलब यही है कि जो एट्रीब्यूट है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ अलाउड हैं, उसे हम उस एट्रीब्यूट का डोमेन बोलेंगे. तो ये एक समरी है. जब भी रिलेशन हम बोलेंगे, रिलेशन एक टेबल को डिनोट करेगा. टपल का मतलब होगा रो और एट्रीब्यूट का मतलब होगा कॉलम. जैसे ये एक रिलेशन है, एक टेबल है एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय मतलब वर्कर जो किसी कंपनी में काम कर रहा है. तो एम्प्लॉय की ये एक पूरी हमारी एम्प्लॉय की टेबल है. ठीक, अब इस टेबल में क्या है, ये कॉलम्स हैं 4 और ये इसमें रोज़ हैं. ठीक, तो रो में क्या है, डेटा दिख रहा होगा आपको. ये सैलरी है 65,000, डिपार्टमेंट का नाम है, नेम है और आईडी. तो एम्प्लॉय की फील्ड्स क्या क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या क्या, आईडी, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट नेम और सैलरी. तो ये क्या है, इस टेबल के एट्रीब्यूट्स हो गए. और ये सब जो डेटा है वो क्या हो गया, टपल या फिर रोज़. अब हम देखेंगे
एडवांटेजेस, रिलेशनल मॉडल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला है सिंप्लिसिटी। रिलेशनल मॉडल एक बहुत ही सिंपल मॉडल है। अदर डेटा मॉडल से, डेटा मॉडल कई टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है ER मॉडल, ये हम आगे पढ़ेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल। तो ये जितने भी डेटा मॉडल्स हैं उनमें सबसे सिंपल डिज़ाइन किसकी होती है, रिलेशनल मॉडल की होती है। सेकंड है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। The relational database is only concerned with data and not with the structure. This can improve the performance of the model. थर्ड है easy to use। ठीक है, रिलेशनल मॉडल बहुत ही सिंपल है। इसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा होते हैं जिसमें रोज और कॉलम होती हैं, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। क्वेरी कैपेबिलिटी, तो रिलेशनल डेटाबेस में अगर हमें कुछ क्वेरी करनी है, डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन फेच करनी है, तो ये काम हम आसानी से SQL या कोई भी क्वेरी लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं। जैसे हमें टेबल की रोज़ देखनी है, सारी डेटा देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो आराम से हम अपनी टेबल से डेटा को फेच कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है अगर हमें डेटाबेस में कोई चेंज करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी एप्लीकेशन में, मतलब जो एप्लीकेशन उस डेटाबेस को यूज़ कर रही है, हमें उस एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं करना, हम सीधे डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं। स्केलेबल, स्केलेबल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएँ। तो स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि हम अपनी टेबल में कितनी भी रोज़ या फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स को आराम से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो रिलेशनल मॉडल स्केलेबल मॉडल है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो हमारी टेबल में फील्ड्स होती हैं, जैसे आपने रोल नंबर लिखा, उसको आपने इंटीजर टाइप का लिया, तो इंटीजर की एक फ़िक्स लेंथ है, लिमिट है, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते फर्दर। और जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा इसमें कई बार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हार्डवेयर ओवरहेड्स, जिन मशीन्स पे RDBMS चलता है, RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस, उस मशीन को थोड़ा पावरफुल कंपोनेंट्स चाहिए, मतलब डेटा स्टोरेज डिवाइस, तब हार्डवेयर का इसमें थोड़ा इशू रहता है, कॉस्टली रहता है ये, तो हार्डवेयर ओवरहेड होता है इसमें, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको चलाने के लिए हमें पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर्स और डेटा स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, तो ये इसका हार्डवेयर ओवरहेड है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, ईज़ ऑफ डिज़ाइन कैन लीड टू बैड डिज़ाइन। इसका क्या मतलब है, हम कहते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस इजी है यूज़ करना, ठीक, तो हम आसानी से, जैसे कोई टेबल है, हम उसमें से रो डिलीट कर सकते हैं या एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। तो बिना डेटाबेस को समझे अगर हमने किसी टेबल में एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर दी, जबकि वो फील्ड पहले से किसी और टेबल में मौजूद हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे हमने स्टूडेंट टेबल में कोर्स नेम ऐड कर दिया और हमने अलग से एक कोर्स की टेबल बनाई है, उसमें भी हमने ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन की है कि ये स्टूडेंट कौन से वाले कोर्स में रजिस्टर है, ठीक, लेकिन आपको ये पता नहीं था, आपने अलग से एक कोर्स की फील्ड ऐड कर दी स्टूडेंट टेबल में,
तो कल को क्या होगा कि मान लो आपने कोर्स में कुछ अपडेट किया, ठीक है, स्टूडेंट ने अपनी ब्रांच चेंज कर ली, वो किसी दूसरे कोर्स में चला गया, तो हो सकता है दूसरी वाली टेबल में आपने कोर्स वाली टेबल में अपडेट नहीं किया कि वो स्टूडेंट कौन से कोर्स में, और आपने स्टूडेंट वाली टेबल में अपडेट करी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कोर्स टेबल में भी सेम इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे चेंज करना आसान है तो हो सकता है कि उस चेंज से डेटाबेस का डिज़ाइन खराब हो जाए। अब हम देखेंगे टेबल के एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है। एट्रीब्यूट्स हम देख चुके हैं, जो भी कॉलम्स होते हैं टेबल के, जो भी फील्ड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट टेबल है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, नेम, आईडी, रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब एट्रीब्यूट्स हो गए स्टूडेंट टेबल के। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि जो डोमेन क्या होगा वो होगा कि उस एट्रीब्यूट के लिए कौन कौन सी परमिटेड वैल्यूज़ हैं, अलाउड वैल्यूज़ हैं। जैसे सैलरी एक एट्रीब्यूट है, एक हमारा कोई रिलेशन है इंस्ट्रक्टर का मतलब टीचर, तो सैलरी एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू आएगी, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं टीचर की, जो सैलरी होगी। इसी तरह नेम एट्रीब्यूट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, इसमें इंस्ट्रक्टर के नेम्स की वैल्यूज़ आएंगी। तो इसको हम कहते हैं डोमेन, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज़ फॉर एनी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी रिलेशनल मॉडल कहता है कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन ना कर पाएँ। जैसे फ़ोन नंबर है, मान लो स्टूडेंट की टेबल में एक एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टूडेंट के 2 फ़ोन नंबर एक ही फील्ड में, फ़ोन नंबर की फील्ड में स्टोर कर रखें। तो हर एक एट्रीब्यूट की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। नल का क्या मतलब है, अगर किसी स्टूडेंट के पास अभी फ़ोन नहीं है तो उसके लिए फ़ोन नंबर वाली फील्ड में क्या वैल्यू रखेंगे हम, नल। नल का मतलब होता है कि वैल्यू नहीं है या अननोन है, हम वहाँ पे ज़ीरो नहीं स्टोर करेंगे, क्योंकि ज़ीरो अपने आप में एक वैल्यू हो गई, ठीक है। इसलिए नल ये सिग्निफाई करेगा कि वो वैल्यू अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो नेक्स्ट है रिलेशन, स्कीमा एंड इंस्टेंस। इसके पहले भी जब मैंने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था कि स्कीमा क्या है और इंस्टेंस क्या है। जब भी हम स्कीमा की बात करेंगे तो स्कीमा का मतलब होता है डिज़ाइन या डेटा टाइप। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमने लिखा इंट ए, तो इंट क्या हो गया, टाइप, कि जो हमने वेरिएबल लिया ए वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, और ए में क्या रखेंगे हम, वैल्यू। तो इंस्टेंस का मतलब होता है वैल्यू, एक्चुअल डेटा, और स्कीमा का मतलब होता है डिज़ाइन। तो लॉजिकल स्कीमा का मतलब होता है द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सिमिलर टू द टाइप इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग से कंपेयर करें तो जो डेटा टाइप होता है किसी वेरिएबल का, उसी तरीके से क्या होगा, स्कीमा क्या बताएगा कि डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे ये कस्टमर स्कीमा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ये फील्ड्स हैं, नेम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, आधार आईडी, मोबाइल। तो ये क्या है, स्कीमा, डिज़ाइन। और जब हम इनमें वैल्यूज़ फिलअप कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस क्या है, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इट इज़ सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो इंस्टेंस का मतलब होता है डेटा की वैल्यू। तो ये कस्टमर इंस्टेंस जब हम बोलेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कीज़। कीज़ किस लिए यूज़ होती है, कीज़ आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई
any tuple of given relation. This is done by making some attributes as keys and allowing them to have only unique values. ठीक, कीज़ क्यों यूज़ होती है? जिससे हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. जैसे मान लो ये एम्प्लॉय की टेबल है. किसी ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं 2 एम्प्लॉयज़ का नेम सेम हो. जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम है श्रीनिवासन, अगर सेकंड वाले एम्प्लॉय का भी नाम श्रीनिवासन होता, वो भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में होता और उसकी भी सैलरी 65,000 होती, तो हम इन 2 अलग अलग पर्सन्स में कैसे आइडेंटिफाई करते? ठीक, ये कौन सा वाला श्रीनिवासन है? मान लो एक श्रीनिवासन की सैलरी होती 90,000 और एक श्रीनिवासन की, जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी होती 65,000. ठीक, अब आपको किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, तो आपको कैसे पता कि ये वाला श्रीनिवासन ये वाला है, पहला वाला है या दूसरा वाला है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक फील्ड ऐसी बनाते हैं टेबल में जिसकी वैल्यू यूनिक हो, जिससे हम पता कर सकें कि जिसकी आईडी 101 है वो ये वाला पहला वाला श्रीनिवासन है, और जिसकी आईडी 102 है वो दूसरा वाला श्रीनिवासन है. जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नाम सेम भी हो सकता है, तो हम हर स्टूडेंट को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके रोल नंबर से. ठीक है, एक यूनिक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कीज़. तो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ एट्रीब्यूट्स को कीज़ बना देते हैं. तो जो कीज़ होंगी उनकी वैल्यूज़ हमेशा यूनिक होगी, और किन्हीं भी 2 रोज़ में की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए. तो की 4 टाइप्स की हैं: सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की. सुपर की क्या है? सुपर की इज़ अ सेट ऑफ one or more attributes that allow us to uniquely identify any tuple in relation. जैसे यहाँ पे सुपर की क्या है? आईडी. एक सिंगल एट्रीब्यूट को भी हम की बना सकते हैं, या आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन भी क्या करेगा? हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा. जैसे अगर इसका मार्क का नाम भी आइंस्टीन होता, इसका डिपार्टमेंट भी फिज़िक्स होता, तो हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इन दोनों में? इनकी आईडी से, या आईडी और नेम के कॉम्बिनेशन से. मतलब अगर हमने आईडी को की बना दिया, इसका मतलब अगर टेबल में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उन 10,000 रिकॉर्ड्स में सबकी आईडी यूनिक होगी. या अगर हमने आईडी और नेम के कॉम्बिनेशन को की बना लिया, तो आईडी और नेम का पेयर हर रो में यूनिक रहेगा. ठीक है, हो सकता है इसका भी नाम आइंस्टीन हो, लेकिन इसकी आईडी चेंज हो जाएगी, तो कोई एक वैल्यू चेंज रहेगी. द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन इंस्ट्रक्टर इज सफिशिएंट टू डिस्टिंग्विश वन स्ट्रक्चर टपल फ्रॉम अनदर. ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से हम यहाँ पे इसको की बना दिया हमने, तो हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे. इसी तरह आईडी भी एक की है, और की के साथ हमने अगर कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी लगा दिया तो वो भी अपने आप में एक की बन गया. जैसे आईडी के साथ हमने एक एट्रीब्यूट लगा दिया नेम, तो आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन भी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी टपल नहीं मिलेगी जिसमें आईडी भी रिपीट हो और नेम भी रिपीट हो. सकता है नेम रिपीट होगा किन्हीं 2 टपल्स में, पर उनकी आईडी क्या होगी? चेंज रहेगी. तो ये 2 हमारी क्या बन गई? सुपर कीज बन गई. लेकिन आईडी अकेली भी
हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। तो हम आईडी को भी की बना सकते हैं, या आईडी के साथ हमने अलग से एक एट्रीब्यूट ले लिया नेम, इनके कॉम्बिनेशन को भी हम क्या बना सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स, वन और मोर एट्रीब्यूट्स का सेट जिसकी मदद से हम टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर की। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। जैसे कि हमने अभी देखा था कि आईडी और नेम क्या है, सुपर की है, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता क्योंकि इस की का सबसेट क्या है, खुद में एक सुपर की है। सबसेट क्या होता है, अगर आईडी और नेम एक सेट है तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे जो इसके सबसेट कहलाएंगे। तो आईडी क्या है, इसका सबसेट है, और आईडी क्या है, सुपर की ही है। इसलिए आईडी तो कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन आईडी कॉमा नेम कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि आईडी का तो फर्दर कोई सबसेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो एक की तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इसके साथ हमने कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं लगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। सुपर कीज फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज़ अ सुपर की, उसे हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। ठीक है, तो आईडी कॉमा नेम सुपर की है, पर ये कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि इसका सबसेट आईडी ये खुद में एक सुपर की है। इसलिए आईडी कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन आईडी कॉमा नेम कैंडिडेट की नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की लगभग सेम है। प्राइमरी की का मतलब होता है वो कैंडिडेट की जिसको हमने सेलेक्ट किया है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशन की हर रो को। अब हो सकता है एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हैं, तो जिस कैंडिडेट की को हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी टेबल के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। प्राइमरी की दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस की को आपने प्राइमरी की बनाया है उसकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपने स्टूडेंट के रोल नंबर को की बना रखा है, जब भी आप एक नए स्टूडेंट की एंट्री करोगे तो आप रोल नंबर फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसका रोल नंबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब नल वैल्यूज़ नहीं लेंगे, डाल सकते हम प्राइमरी की में, और हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होंगी प्राइमरी की। इंस्ट्रक्टर टेबल में आईडी क्या थी, कैंडिडेट की थी, और आईडी को ही हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ यूनिक हैं और नल भी। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की में कोई फ़र्क नहीं है। कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं किसी टेबल में, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक होगी। मतलब अगर किसी टेबल में 4 कैंडिडेट की हैं तो आप चारों में से किसी एक कैंडिडेट की को क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होगी, किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए यूज़ होती है। तो जिस की को हम, मतलब जिस एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की सिलेक्ट करेंगे, वो एट्रीब्यूट किसी और टेबल में भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब दो टेबल्स आपस में तभी रिलेट हो सकती हैं जब उनमें कम से कम एक कॉमन एट्रीब्यूट हो। तो जिस टेबल में जो एट्रीब्यूट फॉरेन की होगा, वो सेम एट्रीब्यूट किसी दूसरी टेबल में क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, जो एट्रीब्यूट फर्स्ट टेबल में फॉरेन की होगा, वो एट्रीब्यूट किसी और टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए।
अब हमने जिस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी ले सकता है, ठीक है, उस टेबल में जिसमें वो फॉरेन की है, ठीक। लेकिन जिस टेबल में वो एज अ प्राइमरी की है उसमें वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, उसमें वो यूनिक वैल्यू लेगा। अभी क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से। अब जैसे ये एक टेबल है इंस्ट्रक्टर, यहाँ हमने इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर, हमने एक टीचर की टेबल बना रखी है जिसमें उसकी आईडी है, मतलब जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है वैसे टीचर्स की एक यूनिक आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और उनकी सैलरी है, ठीक। अब डिपार्टमेंट नेम को हमने इस टेबल में क्या बना रखा है, फॉरेन की, ठीक है। इंस्ट्रक्टर टेबल में डिपार्टमेंट नेम फॉरेन की है। तो आप देख सकते हो कि इस वाली फील्ड में भी, इस वाली रो में भी वैल्यू म्यूज़िक है और इस वाली रो में भी वैल्यू क्या, म्यूज़िक। का मतलब फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये टेबल को हम जिस किसी दूसरी टेबल से रिलेट करेंगे जिसमें ये एट्रीब्यूट क्या होगा, प्राइमरी की होगा, तो उस टेबल में जब डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की होगा वहाँ ये क्या लेगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू लेगा। जैसे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग बजट, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ये कौन सी बिल्डिंग में चल रहा है, टेलर बिल्डिंग में, और इसका इतना बजट है, ठीक। तो अब इस टेबल में डिपार्टमेंट नेम क्या है, प्राइमरी की, और इसकी वैल्यूज़ भी क्या है, यूनिक। तो हमने इंस्ट्रक्टर की डिपार्टमेंट टेबल से एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्टर टेबल में डिपार्टमेंट नेम फॉरेन की है और जिस टेबल से रिलेटेड है डिपार्टमेंट नेम कॉमन एट्रीब्यूट है और यहाँ ये क्या है, प्राइमरी की। अब अगर हमें कोई क्वेरी से ये पता करना है कि मिस्टर मार्क कौन से वाले डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं और वो डिपार्टमेंट किस बिल्डिंग में चल रहा है, वो हम इजीली पता कर सकते हैं, ठीक। मतलब फॉरेन की बनाने से ये फ़ायदा होता है कि मान लो हमने यहाँ पे एक नया इंस्ट्रक्टर ऐड किया, ठीक, पीटर के नाम से, उनका डिपार्टमेंट नेम हमने रख दिया केमिस्ट्री, ठीक। गलती से किसी ने केमिस्ट्री एंटर कर दिया तो अब इसमें एरर आ जाएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू इस टेबल में कहीं है ही नहीं है। मतलब आप इनवैलिड डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे नहीं डाल सकते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वो ही डिपार्टमेंट आएंगे जो इस डिपार्टमेंट वाली टेबल में प्रेजेंट है। तो अपने आप जब आप क्वेरी लिखोगे तो एसक्यूएल आपको एरर दे देगा। मान लो आप यहाँ पे एक नई वैल्यू इंसर्ट करोगे जिसका नाम है पीटर और आपने डिपार्टमेंट लिख दिया केमिस्ट्री, लेकिन एक्चुअल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो है ही, वो तुरंत देखेगा कि अच्छा केमिस्ट्री क्या है, इसमें फॉरेन की है, तो इसकी वैल्यू मुझे चेक करनी होगी इस टेबल से, ठीक। जो भी वैल्यूज़ यहाँ हैं वो सारी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक। तो ये फ़ायदा होता है फॉरेन की बनाने से, जिससे हम गलती से भी कोई इनवैलिड डेटा ना एंटर करें। फॉर एग्जांपल है फॉरेन की का वैल्यू इन वन रिलेशन मस्ट अपीयर इन अनदर, ठीक है। एक रिलेशन में जो वैल्यू है वही वैल्यू दूसरे रिलेशन में भी होनी चाहिए। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला, अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री नाम से डिपार्टमेंट लिखेंगे और वो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है हमने, तो वो हमें क्या देगा, एरर। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट टेबल में वो डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे उसका डेटा ऐड कर पाएंगे। तो फॉरेन की मदद से हम दो टेबल्स में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं। जैसे एक हमारा है एनरोलमेंट टेबल है, इसमें हमने फॉरेन की क्या बना दी, रोल नंबर और कोर्स नंबर, ठीक है। एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। और रेफरेंसिंग रिलेशन वो होगा जिसमें फॉरेन की होगी, और रेफरेंस्ड रिलेशन वो होगा जिसमें ये कीज़ क्या होंगी, प्राइमरी की होंगी, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन क्या हो गया यहाँ पे, स्टूडेंट्स और कोर्स। तो एनरोलमेंट टेबल में
एक फॉरेन की है रोल नंबर, जो किस रिलेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट से, जिससे हम पता कर लेंगे कि इस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में रजिस्टर किया। ठीक, और अगर हमें कोर्स की डिटेल देखनी है तो हमने यहाँ पे कोर्स नंबर को फॉरेन की बना दी, जो किस टेबल से रेफरेंस्ड कर रही है, कोर्स वाली टेबल। ठीक, तो दो टेबल में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए क्या यूज़ होगा, फॉरेन की। तो रेफरेंसिंग रिलेशन में एनरोलमेंट आ गया, इसमें दो फॉरेन कीज़ हैं, रोल नंबर और कोर्स, और ये किस रिलेशन को रेफरेंस कर रहा है, स्टूडेंट और कोर्स को। ठीक है, रोल नंबर ये फॉरेन की है और ये स्टूडेंट वाले में क्या है, प्राइमरी की है। इसी तरह कोर्स इसमें फॉरेन की है जो इससे रिलेटेड है, कोर्स से। ठीक है, कोर्स टेबल में कोर्स नंबर क्या है, प्राइमरी की है, और यहाँ पे क्या है, फॉरेन की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। थैंक यू।